हे बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्रिया। इट इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, इजंट इट? क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो क्रिया है वो एक कैसा शब्द है, वो एक विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द होते हैं 4। आप बताओगे कौन कौन से? बिल्कुल बताओ। संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। याद कर लीजिए, विकारी शब्द 4 होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें हम परिवर्तन कर सकें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। और क्रिया भी एक विकारी शब्द है। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में अब आपको दिख रही हैं 3 पिक्चर और ये पिक्चर आपको एक स्टोरी बता रही हैं और वो स्टोरी क्या है उसको हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए, ये 2 लड़के हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ शैतान लड़कों ने उस पर पत्थर फेंके पर वह बचकर निकल गया। मतलब ये जो लड़का है वो इस लड़के से बोल रहा है कि कुछ शैतान लड़के थे, उन शैतान लड़कों की पिक्चर ये दे रहे हैं। कुछ शैतान लड़कों ने उस पर पत्थर फेंकी, किस पर? इस कुत्ते पर वह बचकर निकल गया। दूसरी पिक्चर में क्या बोला जा रहा है? रोज की तरह शेरू नई उमंग के साथ उठा और जंगल की ओर जाने लगा। ये शेरू है। रोज की तरह शेरू एक नई उमंग के साथ उठा और जंगल की ओर जाने लगा। तीसरी पिक्चर में क्या है? शहर के शोर शराबा मतलब ऊधम, कोलाहल, नॉइस से उसका मन भर गया था। अब वह जंगल में शांति से रहना चाहता था। शेरू जो कि एक कुत्ता था, जो कि शहर में रहता था, लेकिन कुछ बच्चों ने उस पर पत्थर फेंक दिए तो वो बचकर निकल गया। लेकिन वो अगली सुबह एक नई उमंग के साथ उठा और उसको लगता था कि जंगल ही उसका घर है और उसको जंगल में रहना चाहिए। ये तो थी मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब ये स्टोरी हमने क्यों पढ़ी है और ये स्टोरी हमें क्यों बताई गई है? स्टोरी हमें ये बताने के लिए बताई गई है कि इस स्टोरी में कुछ क्रियाएं आई हैं जिन क्रियाओं के ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे कुछ शैतान लड़कों ने उस पर पत्थर फेंके, तो फेंकना एक क्रिया है। पर वह बचकर निकल गया, तो बचकर निकल जाना एक क्रिया है। रोज की तरह शेरू नई उमंग के साथ उठना एक क्रिया है। और जंगल की ओर जाने लगना भी एक क्रिया है। शहर के शोर शराबे से उसका मन भर गया था, तो मन भरना क्रिया है। अब वह जंगल में शांति से रहना चाहता था, तो रहना भी एक क्रिया है और चाहना भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं जो है वो हमने देखी। तो फेंके, निकल गया, उठा, जाने लगा, मन भर गया, रहना चाहता था, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। शब्दों से काम के करने या होने का बोध हो रहा है, ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। तो क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी भी काम को करने या होने का बोध हो, या जो शब्द किसी भी काम को करना या होना प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है क्रिया की परिभाषा में? देखो कि जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करते हैं जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर फेंकना काम को करना है, निकल जाना करना है, उठना करना है, जाने लगना किसी काम को करना है, मन भर जाना होना है, रहना, चाहना, ये सब किसी काम को करने या होने की बात की जा रही है, तो ये क्रिया है। आगे चलते हैं। अब क्रिया के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? देखिए, अगला टॉपिक है आपका क्रिया के रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया करना और दूसरा है क्रिया होना। पहला है क्रिया को करना और दूसरा है क्रिया का होना।
देखो, अधिकतर क्रियाएं की जाती हैं, अधिकतर जो क्रियाएं हैं, जो काम है वो किए जाते हैं। जैसे पार्क में, ये तीनों पिक्चर पार्क की हैं और तीनों पार्क में अलग अलग लोग बैठे हैं और देखो वो अलग अलग काम कर रहे हैं। इस पार्क में जो लड़कियां हैं वो झूल रही हैं, तो वो झूलने का काम कर रही हैं। इस पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तो वो खेलने का काम कर रहे हैं। इस पार्क में आदमी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अधिकतर क्रियाएं जो होती हैं वो की जाती हैं। तो ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं, किनके द्वारा? कर्ताओं के द्वारा। लड़कियां करता है, बच्चे करता हैं, आदमी करता है। कर्ता क्या होते हैं? जो क्रिया को करते हैं उन्हें कर्ता कहते हैं। तो यहाँ तीनों सेंटेंस में करने वाले मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्रिया की जा रही है। अब बात करते हैं हम क्रिया के होने की। ठीक, तो कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य। ये एक पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लड़का बोल रहा है कि वहां पहाड़ है, तो वहां पहाड़ है। तो यहाँ पर जो होना है, होना क्रिया है। हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, तो हवा का चलना क्रिया का होना है, करना नहीं है। ठीक है। सूरज चमक रहा है, तो सूरज का चमकना क्रिया का होना है, क्रिया करना नहीं है। ठीक, तो क्या होता है कि कुछ क्रियाएं करने वाली होती हैं और कुछ क्रियाएं होने वाली होती हैं। तो ये सारी क्रियाएं स्वयं हो रही हैं। तो जो अपने आप होती हैं वो होने वाली क्रिया हैं, और जो हम करते हैं वो करने वाली क्रिया हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे, धातु क्या होता है। धातु मतलब रूट क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इससे क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। देखिए, कोई भी एक क्रिया है, उस क्रिया को हम बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एक क्रिया ले ली पढ़ना, तो हम पढ़ना भी बोल सकते हैं, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे, पढ़िए, पढ़ता था, पढ़ा था, पढ़ रहा है। इस तरह से हम पढ़ना के बहुत सारे रूप बना सकते हैं। तो लेकिन उसका मूल रूप क्या है? जो उसका मेन रूप है वो है पढ़, और वही उसका क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है। तो धातु की परिभाषा क्या हुई? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसको बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ धातु रूप है और इससे बनता है पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़िए। इसी तरह से एक और क्रिया है जिसका धातु रूप है खा, और खा से बनता है खाना, खाया, खाएगा, खाओगे, खाइए। इसी तरह से एक और क्रिया का धातु रूप है लिख, और लिख से बनता है लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखोगे, लिखिए, लिखना चाहिए, लिख रहा है, लिखता था। इस तरह से कुछ भी, कोई भी क्रिया के हम रूप को बना सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो परिवर्तित नहीं होगा, धातु रूप परिवर्तित नहीं होगा। तो ये पढ़, खा, लिख, चल, गिन, रुक, ये सब क्या है? ये क्रिया के धातु रूप हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। देखिए, इससे पहले जो आपने पढ़े थे क्रिया को करना और क्रिया का होना, वो क्रिया के भेद नहीं थे, वो क्रिया के रूप थे कि क्रिया कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है ना, एक में क्रिया का करना और एक में क्रिया का होना। लेकिन यहाँ है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। आप जानते हो इनके बारे में, कोई भी चीज़ नई नहीं है आपके लिए, बस आपको एक बार क्या करना है? बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको अगर इसमें से नहीं समझ में आए, ठीक है, तो आप हिंदी ग्रामर का मेरा सकर्मक और अकर्मक क्रिया के ऊपर बनाए गए बड़े बड़े 30 मिनट्स के 4 वीडियो देख सकते हो, जो मैंने क्लासरूम्स में पढ़ाए थे। ठीक है, उनको देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक, यहाँ पर तो हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक मतलब सकर्म, कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। है परिभाषा आसान, पर थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कठिन है। देखो, रवि ने आम खाया, तो यहाँ खाना है, क्रिया है। ठीक है,
अब कर्म क्या होगा? कर्म होगा जब हम ये पूछेंगे कि क्या खाया, रवि ने क्या खाया, तो रवि ने आम खाया, तो यहाँ आम है कर्म, तो कर्म की जरूरत जिस क्रिया को पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी तरह से यशोदा दूध दूहती है ना, छोटे ऊ की मात्रा लगा लीजिएगा इस पर, यशोदा दूध दूहती है, तो आप क्रिया देखिए, क्रिया है दुहना, और आप सवाल पूछिए कि यशोदा क्या दूहती है, उत्तर मिलेगा दूध, तो दूध जो है वो कर्म है। अंकित पतंग उड़ाता है, तो अंकित क्या उड़ाता है? अंकित पतंग उड़ाता है, क्रिया उड़ाना है और कर्म जो है वो पतंग है। तो इन सारे सेंटेंसेस में, इन सभी वाक्यों में क्रियाएं हैं, जैसे खाना, दुहना और उड़ाना, और उन सब के साथ कर्म भी दिए हैं, जैसे खाना का कर्म है आम, दुहना का कर्म है दूध और उड़ाना का कर्म है पतंग। तो इस तरह से ये क्रियाएं किस वर्ग में जाएंगी? ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर आम, दूध और पतंग कर्म हैं, क्योंकि कर्ता के अतिरिक्त इन्हीं पर क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो क्रिया की किसने है? रवि ने, तो करने वाला है रवि, और क्या किया जा रहा है? आम खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है, तो ये कर्म है। अब अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई उत्तर नहीं है। विवेक रो रहा है, विवेक क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं है। मानसी हंसती है, मानसी क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हंसने का काम मानसी कर रही है, हंसने का पूरा प्रभाव मानसी पर पड़ रहा है। रोने का काम विवेक कर रहा है, तो सब कुछ विवेक पर ही हो रहा है। पक्षियों उड़ने का काम पक्षी कर रहे हैं, तो बस पक्षी ही काफी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन तीनों ही वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अर्थात यहाँ कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पर भी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः उड़ रहे हैं, रो रहा है, हंसती हैं, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं? ये अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, और ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक बालक को व्याकरण पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाना क्रिया है। अब यहाँ दो कर्म आपको ढूंढने हैं, तो दो कर्म देखिए, कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक, तो ये तो कर्ता है। अब अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण, तो एक कर्म है व्याकरण, और उसके बाद दूसरा पूछेंगे अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? बालक को, तो यहाँ दूसरा कर्म है बालक को। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके दो कर्म होते हैं, उन क्रियाओं को बच्चों हम द्विकर्मक क्रियाएं बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मोना ने टीना को पुस्तक दी, तो यहाँ पर देना जो है वो क्रिया है। कौन दे रहा है? मोना, तो मोना तो हो गया कर्ता। अब मोना ने क्या दी? पुस्तक दी, तो पुस्तक हो गया कर्म। मोना ने किसको दी? टीना को दी, तो टीना भी एक और हो गया कर्म। तो इस तरह से यहाँ पर पुस्तक और टीना दो कर्म हैं। इन वाक्यों में दो दो कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों में द्विकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वह वाक्य में प्रयुक्त दोनों कर्मों को स्पष्ट करता है। जैसे क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण, किसको पढ़ाते हैं? बालक को। क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जो पैराग्राफ मैंने आपके लिए अभी पढ़ा है उसमें लिखी सारी बातें मैंने आपको अभी समझाई थी कि जब हम कर्म निकालते हैं तो हमें दो तरह के प्रश्न करने होते हैं, क्या और किसको। क्या और किसको लगाने से जो उत्तर हमें मिलता है वो हमें कर्म बता देता है। और दूसरा मैंने आपको बताया क्रिया एक विकारी शब्द है। क्यों विकारी शब्द है? क्योंकि क्रिया में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जो हमने भेद पढ़े थे वो मेन उसके मुख्य दो भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अलावा क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। देख लीजिए इन्हें एक बार, समझ लीजिए। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंजना पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, लेकिन केवल पढ़ना नहीं है, यहाँ पर रहना भी चल रहा है, तो ये रही है क्या है? सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया पढ़ रही है। अमित पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर उड़ा मुख्य क्रिया है और उसके साथ जो रहा है, रही है, चल रहा है, ये सहायक क्रिया है। तो यहाँ पढ़ तथा उड़ा मुख्य क्रियाएं हैं और इन्हें स्पष्ट करने के लिए रही तथा रहा सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। कभी कभी वाक्यों में संयुक्त क्रिया भी इस्तेमाल होती है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है?
संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे शेर दहाड़ने लगा। तो यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक दहाड़ना और एक लगना, तो ये संयुक्त क्रिया है, एक साथ ही आ रही है। पिताजी चले गए, तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, एक चलना और एक जाना, तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं। यहाँ वाक्यों में दहाड़ने और लगा तथा चले और गए दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। तो इस तरीके की क्रियाएं हमने बहुत सारे वाक्यों में देखी हैं, जब एक साथ दो तरीके की क्रियाएं प्रयोग होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो अन्य भेद भी होते हैं, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग में आती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आसान था, इसलिए जल्दी पढ़ा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, हम एक बार इस चैप्टर के ऊपर फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। वेरी वेरी थैंक यू। बाय बाय।